हेलो स्टूडेंट, आपका क्लास 12th का ये सेशन अभी चल रहा है चैप्टर 2 का पुष्पों पादों में लैंगिक जनन। जो अभी सेशन ये पूरा समाप्त न हुआ है, अभी कम से कम 2-3 दिन और लग जाएगा। अभी लॉन्ग वीडियो ना बना रहे हैं इसलिए अभी थोड़ा टाइम न मिलने के कारण ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो हमने पार्ट 4 तक हो गया था और पार्ट रहा 5। ठीक है, लगभग 7 या 8 तक चलेगा पार्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव चला देंगे। ठीक है, वैसे हर संडे का 50 ऑब्जेक्टिव चलेगा। इसलिए आप लोग कमेंट करिएगा तो और अच्छा रहेगा, ताकि ध्यान रहता है, ऐसे न तो ध्यान से उतर जाता है। इसलिए आप लोग कमेंट करें कि हाँ सर 50 ऑब्जेक्टिव करवाइए। जब सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, ख़त्म करने के बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ाइए, तो कमेंट करो। ठीक है, तो चलते हैं, देर ना करें ताकि वीडियो लंबा ना बने। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि किसी के पास समय उतना है नहीं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दो, पुतंतु, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। पुतंतु लिख के डैश देगी, पुतंतु लिख के डैश दो। जी हाँ, लिख के डैश देना है। लिखना है कि पुंकेसर का लंबा पतला डंठल वाला भाग को पुतंतु कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर का लंबा पतला डंठल वाले भाग को पुतंतु कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर नर में पाया जाता है। नर के भाग ऐसे भी लंबा होता है, याद रखें। अर्थात फूल के नर जननांग भाग में होता है। मतलब फूल जो होता है ना, फूल के नर के जननांग भाग में होते हैं। अगर इस तरह से फूल अगर देखोगे आप लोग, तो ये नर के जननांग भाग में होते हैं। फूल के नर जनन के भाग में होते हैं। नोट में लिखा हुआ कि पुतंतु का समीप अस्थ छोर, जिसको प्रोसिमल एंड करता है। मतलब कि ये समीप अस्थ को छोड़कर पुष्पासन, जिसको थैलेमस का पुष्पदल मतलब पेटल से जुड़ा होता है। मतलब पुतंतु किससे जुड़ा होता है, माने ज्वाइंट किससे होता है, तो ज्वाइंट होता है पुष्पासन और पुष्पदल, दोनों के क्या नाम है, पुष्पासन या पुष्पदल। मतलब समीप स्थल के पुष्पासन के जोड़े को पुतंतु कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रख ले रहा। नोट 2 में कहा है कि पुतंतु के दूरस्थ सिरे या अंतिम सिरे पर परागकोश में स्थित होता है। हमने परागकोश बहुत अच्छा सा डायग्राम पकड़ लिया था, बता दिया था आप लोग के, तो उस डायग्राम को ना आप जरूर देखें और वहां से परागकोश के बारे में फिर दोहरा लें क्लास को, कि परागकोश सिरे पर अंतिम सिरे में कहाँ पाया जाता है। तब पुतंतु कहाँ होता है, यह परागकोश के सिरे में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लघु बीजाणु धानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोपोरोगैनिज्म को 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग में, 2 भागों में बांटा गया था। अब इसे 2 भाग में जो बांटा गया था, तो पहला भाग है लघु बीजाणु धानी की भित्तियां। लघु बीजाणु धानी की भित्तियां, वॉल्स ऑफ माइक्रोगैनिज्म। फिर बीजाणुजन की उत्तक। ठीक है, पहला है लघु बीजाणुधन की भित्तियां, मतलब अंदर का वॉल ऑफ माइक्रो स्पोरोगैनिज्म, बीजाणुजन की उत्तक। तो पहला लघु बीजाणुधनी की 4 निम्न भित्तियां पाई जाती है। मतलब इसके अंदर में कितने भित्तियां पाई जाती है, 4। समझे, कितने भित्तियां पाई जाती है, 4। लघु बीजाणुधनी की भित्तियां के कितने पाए जाते हैं, 4 भित्तियां परत पाई जाती है। जो पहला है अधिचर्म, इसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसी को बाह्य त्वचा भी कहते हैं।
दूसरा है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, इसी को एंडोथीलियम या एंडोथीसियम भी कहते हैं इसी को। तीसरा है मध्य परत, जिसे मिडल लेयर कहते हैं। और चौथा है टेपिटम। क्या है? टेपिटम। ये 4 लघु बीजाणुध्वनि को बांटा गया था। ठीक है, तो इसमें पूछे अगर ऑब्जेक्टिव कि एंडोथेलियम किस भितिया के परत में पाया जाता है, तो याद कर ले रहे हो ना, लघु बीजाणुध्वनि। मध्य परत के भितियां किस परत में पाई जाती है, तो लघु बीजाणुध्वनि में। ठीक है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं। चलिए सभी को पढ़ेंगे, चारों को पढ़ेंगे अच्छा से। एक आता है कि अधिचर्मीय बाह्यत्वचा। अभिचर्मीय बाह्यत्वचा। ठीक है, अभिचर्मीय बाह्यत्वचा। तो ये एपिडर्मिस होता है क्या? ये अधिचर्म्य बाह्यत्वचा ये होता है कहाँ? पहला बात ये पकड़ना, अधिचर्म। अधिचर्म से वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये बाह्यत्वचा मतलब बाहर का त्वचा होगा, इसलिए यह सबसे बाहरी परत होती है। कैसी परत होती है? सबसे बाहरी परत होती है। यह पतली एकल और सुरक्षात्मक परत के रूप में पाई जाती है, मतलब सुरक्षात्मक के रूप में ही पाई जाती है, यही सब परत होता है। और सबसे बाहरी परत होती है यही बाह्यत्वचा होता है। इसे भी हमारे बॉडी के सबसे नॉर्मल परत होता है, पतली होता है ना। तो ये याद रखें, अधिचर्म। दूसरा है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम, एंडोथेलियम कहता है कि अधिचर्म के नीचे वाली परत को कहते हैं। मतलब अधिचर्म जो होता है वो ऊपरी परत होता है, तो अधिचर्म के नीचे होगा तो एंडोथेलियम। लेकिन अधिचर्म जो होता है वो पतला होता है, लेकिन एंडोथेलियम जो होती है वो मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी। मोटी और एकल कोशिकीय परत होती है। याद रखें क्वेश्चन को ध्यान में कि अधिचर्म के नीचे एंडोथेलियम पाया जाता है। अधिचर्म पतले चर्म होती है और एंडोथेलियम मोटी परत होती है। आगे देखें, इसमें कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट्स इसलिए कि इसमें रेशेदार उत्तक और अल्फा सेलुलोज होते हैं। अल्फा सेलुलोज समझ रहे हैं? अल्फा सेलुलोज। सेलुलोज पता है कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कोशिका भित्ति में सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का। ये आंतरिक जमाव होता है, इसे रेशेदार परत भी कहा जाता है। मतलब कि एंडोथेलियम जो होता है ये रेशेदार परत में भी पाया जाता है। यह अल्फा सेलुलोज बना होता है। अल्फा सेलुलोज याद रखें, प्लांट में ये अल्फा सेलुलोज पाया जाता है। अल्फा सेलुलोज इसके अंतर्गत में आंतरिक में ना जमा होता है, जमा रहता है, इसी के रेशेदार परत भी कहा जाता है। एंडोथेलियम अगला पॉइंट है कि एंडोथेलियम में अल्फा सेलुलोज का जमाव के कारण आर्द्रता ग्रही, इसको हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, इसी को प्राकृतिक होती है। ये सूक्ष्मकण और नमी के अभाव में इसमें खिंचाव या तनाव से यह पराग कणों के स्फुटन में सहायक होती है। स्फुटन में क्या होता है? सहायक होती है। ये एंडोथेलियम में जो पहला बात है कि एंडोथेलियम तो एक अल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण होता है, ठीक है। लेकिन आर्द्रता ग्रही हाइग्रोस्कोपी प्राकृतिक होती है, जिसमें सूक्ष्मकण और नमी वैसे जगह कहते हैं जिसमें जंग लगना कैसे होता है, उसी प्रकार से जहां नमी लग रहेगा वहां प्लांट सूक्ष्म में सूखा जगह पर शैवाल वगैरह ऐसे ही टाइप के निकलेगा। तो इसमें खिंचाव ना तनाव यह पराग कणों के स्फुटन में सहायक होती है, ठीक है। स्फुटन में सहायक होती है, माने पराग कणों के फूटने से स्फुटन में सहायक होती है। और तनाव होता, खिंचाव होता, ठीक है। चलिए तीसरा आप देखिए, तीसरा है मध्य परत, जिसको मिडिल लेयर कहते हैं। कौन लेयर कहते हैं? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कहता है कुछ ही पहला पॉइंट, यह 1 या 3 परत मृदु कोशिकीय से निर्मित होती है। मतलब मध्य परत कुछ 1 या 3 परत, 1 या 3 परत मृदु कोशिकीयों से निर्मित होती है।
इसे भोजन का संग्रह ना स्टोरेज ऑफ फूड होता है, मतलब भोजन का संग्रह करता। मध्य परत कुछ करेगा, भोजन के संग्रह करेगा। क्या करेगा? भोजन के संग्रह करेगा। तीसरा है कि परिपक्व। परिपक्व जो होता है प्राक कोष्ठ में मध्य परत अनुपस्थित होता। परिपक्व जो होता है प्राक कोष्ठ में मध्य परत के अनुपस्थित में होता। अनुपस्थित, थोड़ा सा गलती हो गया, अनुपस्थित लिखेंगे। बात छूट गया, अनुपस्थित में होता। अब आइए चौथा, 4 नंबर, टेपिटम। क्या है टेपिटम? टेपिटम सबसे आंतरिक परत होता है, सबसे लास्ट। इनकी कोशिकाओं में सघन जीव द्रव पाया जाता। आप समझें, जीव द्रव किस समय किस कोशिकाओं में पाया जाता? टेपिटम में पाया जाता है। किसके? टेपिटम। यह आंतरिक परत होता है। सबसे ऊपरी परत अधिचर्म। अधिचर्म के नीचे कौन परत होता है? आप लोग कमेंट में जवाब दें। अधिचर्म के नीचे कौन परत होते हैं? कमेंट में जवाब दें। टेपिटम जो होता है वह जीव द्रव में पाया जाता है, कोशिका में के संघन में जीव द्रव में पाया जाता है। टेपिटम के कुछ मुख्य कार्य है, जिसमें 2 कार्य बताया गया है। इसमें 2 कार्य कि पहला, यह विकासशील प्राक कणों के पोषण प्रदान करता। यह विकास करेगा लेकिन प्राक कणों को पोषण में प्रदान करेगा। ठीक है। यह प्राक कीट के पोलन कीट का स्त्राव करता है, माने प्राक कीट जो होता है उसके पोलन में कीट के स्त्राव करता, बहाव करता। ठीक है। अब ये थोड़ा चित्र देखें। इस चित्र को बहुत अच्छा से समझे, कैसे हमारे बीज से उत्पत्ति कैसे जाके निकलता है। लघु बीजाणुधनी, यहाँ पे थोड़ा सा बीजाणुधनी कर देना। बीजाणुधनी, लघु बीजाणुधनी का चरण कैसे चरण होता? बीज अनुकूल अवस्थाएं पर्दा अंकुरित में भय नहीं रहे तो विकास का गर्नुलाएं लघु बीजाणुधनी में बनिच्छिन्न रहे। मतलब इस समझना है कि बीजाणु अवस्थाएं में अगर पर्दा अंकुरित हो, मतलब उसके फटने का जो होता है, जब बीज जलाता है तो ये कैसे अपने आप को बाहर निकालता है। तो देखें ध्यान से किस तरह से निकलेगा। समझे, अच्छा से समझना किस तरह से सीड निकलता है, सीड से कैसे हुए प्लांट को अपनी ओर करता है। सबसे पहले हम क्या डालते हैं? मिट्टी में क्या डालते हैं? बीज डालते हैं। बीज डालते हैं तो वे सूक्ष्म बीज होते हैं, जिसे निष्क्रिय अवस्था में होता है। कौन अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था। जब इसमें पानी की सियोसियर फूलने की अवस्था होता है, जब पानी डालता है तो ये फूलता है, तो फूलता है तो पानी में सियोसियर फूलियों को बीज निकलता है। देख रहे हैं क्या निकल रहा है इसमें से? ये निकलता है, ये नीचे देख रहे हैं, ये नीचे की ओर जाता है। इसी को पानी सियोसर फूलने अवस्था, तो पानी जाता तो ये फूलता तो ये निकलता तो ये प्राथमिक मूल कहते हैं, इसे रेडिकल कहते हैं। ये बीजों को आवरण फूटी प्राथमिक मूल के निष्कर्षण की अवस्था होता है। ठीक है। उसके बाद ये बीजों को आवरण फुटरेने कहते हैं। क्या कहते हैं? फुटरेने। ये फूटता है ये। फिर इसके बाद देखें ये जड़ को कैसे मजबूत करता है, समझ रहे ना? ये प्लूम्यूअल निष्की हाइपोकाटाइल को वृद्धि होने की अवस्था होता है 4 नंबर में। इस डंटी को हम क्या कहते हैं? जो इस भाग को जो इसको हाइपोकाटाइल कहते हैं। और सबसे ऊपरी परत जो निकल जाता है उसके कहते हैं प्लमन, इसको कहते हैं प्लूम्यूल, है ना? प्लूम्यूल। लास्ट में 5वां जो होता है ये पतराहू, पतहारू खुली नया बिरवा का विकास का होने अवस्था। मतलब ये प्रथम पुताव खुलने हैं, ये पहला बार खुलता है, ये बीच वाला, तब जाके एक प्लांट खड़ा होता है। तो बताइए कितने विधि से एक सीड्स दाने से कितनी प्रक्रियाओं से ये पत्ता निकलता है? 5 प्रक्रियाओं से।
तो पहला याद रखें, सूक्ष्म पहले मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी में डालने के बाद ये पानी से डालते हैं, पानी फिर पानी से ये फूलता है, तो ये इसके सियोसर फूलने की अवस्था पानी डालते हैं ना, तो ये फूल जाता है। फूलने के बाद ये फटता है तो एक लेयर निकलता है, इसको प्राथमिक मूल कहते हैं। फिर उसके बाद ये फूटता है तो ये जड़ों को अपने में वृद्धि लाता, और वृद्धि लाने के बाद ये पत्ता खुल जाता, तो ये पत्ता क्या हो जाता, खुल जाता, फूल जाता। ये रहा है आपका, ठीक है। तब तो इसी में कैसे हम लोग का पानी ऑक्सीजन उपयोग तापक्रम में प्रकाश होता, लघु बीजाणु का कैसे करता, लघु बीजाणु का कैसे करता, पानी डालते हैं, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन देता है, फिर ये तापक्रम को प्रकाश को भी लेता है, तब जाके अपने आप को प्रकाश के संश्लेषण के कारण ही ये हरे पौधे में ही कारण होता, सिर्फ हरे पौधे में। तब तो जाके इसमें क्लोरोफिल धातु पाया जाता है, जो उसमें क्लोरोफिल के कारण ये पत्ता का रंग हरा होता है। और धातु जो पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg+2, ठीक है, इसमें Mg+2, ठीक है, पाया जाता है। तो आप लोग बस इतने ही तक आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप जरूर शेयर करें और थोड़ा थोड़ा लाइक भी करें, जितने भी देख रहे हैं वो लाइक जरूर करें, इस समय कमी मत करो, ये सब कहे पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है।